हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजीज आंसर्स। तो सभी का स्वागत है क्लास 8 के ऊपर, जो कि आप लोगों का आता है चैप्टर 2 के अंदर सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु है, क्लास 8 का है। तो ये सब आप लोग जान जाइए। और अभी तक आप लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का ट्यूटोरियल वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एंड चैनल पे भी जाके आप ऑफिशियली देख सकते हैं। और उसका प्रश्न उत्तर भी दिया गया है, हिंदी मीडियम सब पे दिया गया है। तो आप सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर वन शॉट वीडियो इसका भी देखते हैं, मित्र एवं शत्रु का, जो सूक्ष्म जीव के चैप्टर नंबर 2 पे आता है। देखिए, जो मेन पॉइंट है वही सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि वन शॉट वीडियो का माध्यम बन जाता है। देखिए क्या क्या रहा है, इस पॉइंट को देखेंगे। देखिए कहता है कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे उच्चारण किया गया है कि जो सूक्ष्म जीव हैं इनको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब ये वर्ग अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है कि कौन कौन सा वर्ग है। 4 मुख्य वर्ग बोले ना यहाँ पे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल, ये मुख्य है। अब विषाणु, देखिए विषाणु क्या होता है, ये एक वायरस होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वायरस। वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु यह सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधों अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दिया है, ये देख सकते हैं 2.5। अभी दिखाएंगे आप सभी को कि 2.5 चित्र कहाँ है, अभी दिखाते हैं। तो ये पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्या बताया गया है, फिर पढ़ेंगे। दर्शाया गया है कि कुछ सामान्य रोगों जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। जितने भी आप सभी को बीमारियां होते हैं वो सभी विषाणु की जगह पे होता है। विषाणु जैसे कभी आप यहाँ पे उच्चारण किया गया है। तो आगे देखते हैं, टीबी क्या होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग यानी कि टीबी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। यह अपने 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब पेज नंबर अगले पर चलते हैं कि क्या दिया गया है। अभी आपको मैं इस चित्र के माध्यम से सबको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे किस चीज का उच्चारण किया गया था डियर स्टूडेंट्स? चित्र 2.1 एंड 2.4 में भी देख सकते हैं। 2.1 आप सभी की स्क्रीन पे है, जीवाणु का। ये जीवाणु है और ये भी। ठीक है, अब ये आपका क्लेमाइडोमोनास है, स्पाइरोगाइरा है, अमीबा भी है, पैरामीशिया भी दिया गया है। ये 2.3 है। कवक स्टेप से होता है, सभी देख सकते हैं। अब अगला पेज पे चलते हैं, फटाफट वन शॉट वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण चीज ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ लेगा कि किण्वन क्या होता है। पेपर के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है कि किण्वन होता क्या है। किण्वन जो होता है लुई पश्चात द्वारा इसका खोज किया गया था। लुई पश्चात द्वारा इसका खोज करा गया था। ठीक है, ये सभी आप सभी को ध्यान में रख लेना है। इसकी खोज है 1857 में हुई की, वो भी किण्वन ने। अब ये गंध अल्कोहल की है, जो कि चीनी अल्कोहल से परिवर्तित के कारण बना है। चीनी एक अल्कोहल में परिवर्तित प्रक्रिया किण्वन तथा फर्मेंटेशन कहलाता है। जब चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करते हैं तो उसको हम किण्वन कहते हैं, जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। या तो फिर उसे हम कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन इंग्लिश में। जीवाणुओं औषधीय उपयोग,
अब एंटीबायोटिक क्या होता है आपसे पूछ लेगा, 3 एंटीबायोटिक का नाम बताइए, 2 एंटीबायोटिक का नाम बताइए। तो आप सभी को एंटीबायोटिक का नाम जल्दी से याद रख लेना है। पेपर के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है एंटीबायोटिक कि कितने नंबर का, मतलब आपसे 2-3 नंबर का पूछ लेगा कि एंटीबायोटिक बताइए। 3 नंबर तो पक्का ही रहते कि एंटीबायोटिक पूछेगा ही। तो एंटीबायोटिक आपसे पूछ लेगा पेपर के अंदर, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए मैं आपको पूरा ऊपर से पढ़ता हूँ लाइन टू लाइन। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैवी की गोलियां अथवा कैप्सूल देते हैं। औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव हैं। यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। 2 एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक का पूछ लेंगे तो आप लोग क्या बताएंगे? बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट आप सभी को बताना है कि क्या बताएंगे। अब देखिए आजकल जीवाणु और कवक अनेक प्रतिजीवी औषधियों में उत्पादन कर रहा है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आपको 3 एंटीबायोटिक के नाम अभी देख सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये 3 एंटीबायोटिक है या फिर कह सकते हो प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक। ये 3 है, ऊपर नीचे जो भी दिए। अब जैसे कि आप यहाँ पे पेनिसिलिन का उच्चारण किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं कि पेनिसिलिन का उच्चारण किया गया था। तो वही पेनिसिलिन की खोज किसने करी है वो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पेनिसिलिन का खोज इस तरीके से देख सकते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तशनीस पर हरे रंग की फफूंदी के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि ये फफूंदी जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया जाता है कि बहुत सारे जीवाणु फफूंदी द्वारा मरे जाते हैं। फफूंदी को पेनिसिलिन बनाई जाती है, फफूंदी से पेनिसिलिन को बनाई जाती है। अब अगला देखते हैं कि अगला आपको क्या बताया गया है। अगला आपका पॉइंट देखा है कि अलेक्जेंडर, एडवर्ड जेनन और किडमन, इन तीनों के अंदर आपसे पूछ लेगा किसने क्या खोज करी और कब करी है। टीका, यहाँ पे टीका का चेचक का कुछ उच्चारण दिया गया, इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो जो टीका वैक्सीन का कार्य करता है, हैजा 6 चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों की वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनन ने क्या करा था? सन 1798 में चेचक टीके की खोज की थी। आपसे पूछेगा कि चेचक टीके की खोज किसने करी, तो आप लोग को बताना है कि एडवर्ड, यहाँ पे लिख रखा है एडवर्ड जेनन ने की थी। वो भी कब की थी? आपसे पूछेगा कब की थी, तो आप क्या बताएंगे? 1798 में चेचक टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनन ने। जेनन कह सकते हैं कुछ भी आपके अनुसार, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रतिरक्षी क्या होता है। आपको मेन पॉइंट, अब जो चीज समझ में नहीं आता तो कमेंट में बता सकते हो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए। और ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो आप लोग को कमेंट में बता देना है। और जो भी ऑफिशियली चैप्टर 1 का देखना चाहते हैं, ऑफिशियली वेबसाइट एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी आंसर यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं चैप्टर 2 के अंदर क्या दिया गया है। अगला इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमको पेपर के अंदर आने वाला रहता है, जब रोग का सूक्ष्मजीव हमारे जीव में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। जब देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जब ये मान लीजिए कि व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इसके अंदर जब एक जीवाणु, मान लीजिए स्पाइरोगायरा मान लेते हैं, समझिए स्पाइरोगायरा जब इस व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर जाएगा तो इससे लड़ने के लिए एक अपना प्रतिरक्षी जो अपने शरीर के अंदर पहले से ही मौजूदगी रहता है वो इसके अंदर उत्पन्न होगा और स्पाइरोगायरा को नष्ट कर देगा। क्या कर देगा बच्चों? नष्ट, जिससे कि हमारा शरीर इससे लड़ पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे आपको क्या दिया गया है।
अब आगे देखते हैं कि क्या आपको समझाने की कोशिश करी गई थी और चैप्टर के अंदर आपको क्या देखना है ना। प्रतिरक्षी एरा। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब रोगकार सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उससे लड़ने के लिए हमारा प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं हमारा शरीर। अब आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। अब देखिए जो मेन पॉइंट रहेगा वो आप सभी को मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए ये दोनों आपको चित्र पूछ लेंगे पेपर के अंदर, आप सब लोगों को नोट कर लेना है और बना के प्रैक्टिस कर लेना है। और नीले हरे सवाल है पेपर के अंदर पूछेगा तो नीले हरे सवाल का आपका क्या उपयोग है। चैप्टर के अंदर ये नहीं पूछेगा ड्राइंग बनाने के लिए बस आपको ये कहा जाएगा। देख सकते हैं ये जितने मैंने आपको ड्राइंग बताया है ये सबका ड्राइंग आ सकता है पेपर के अंदर, खासकर अमीबा। ठीक है, अमीबा का पेपर के अंदर पूछा गया है बहुत बार। 2024 में पूछा गया था। ठीक है ना। अब देखते हैं कि रोगवाहक क्या होता है। जब रोगवाहक हमारे शरीर के अंदर आता है तो रोगवाहक क्या करता है, क्या है क्या नहीं है, वो हमको समझना है। रोगवाहक ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, रोगवाहक कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोगकारक और सूक्ष्मजीव को रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका उदाहरण है। अब घरेलू मक्खी इसका क्या है उदाहरण। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठी रहती है और रोगाणु उसके शरीर के चिपक जाते हैं और मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है और रोगाणु स्थानांतरण पर संभव हो जाता है। जबकि व्यक्ति ऐसा सुनिश्चित पर भोजन करेंगे तो बीमारी पर पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा ही सलाह दी जाएगी कि को सदा ढककर खाना रखना चाहिए और खाना भी चाहिए सही से। आप सभी को खाना खाना चाहिए और खाना खाने से पहले प्लीज स्टूडेंट्स आप सभी को हाथ अपना धुल के खाना रहना होता है। अब संचरणीय क्या होता है ना। संचरणीय रोग मतलब लोग या फिर रोग जो कि लोग बहुत सारे लोगों के अंदर होता है और लोग हैं बहुत सारे उनके अंदर संचरणीय रोग यानी कि लोग दोनों ही बोल सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर रोगों के बारे में मतलब क्या क्या क्लियर है। बहुत सारे एंटीबायोटिक के मैंने आपको 3 एंटीबायोटिक के नाम बताए, तीनों पूरा रट लेना है आपको। पहला था स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। कितना आसान सा नाम। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल है ना, वायु जल भोजन अथवा कार्य के संपर्क में फैलाते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को उदाहरण के लिए हैजा सर्दी जुकाम एवं क्षय रोग। समझे क्या संचरणीय रोग क्या होता है। सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाला ऐसा रोग जो कि संक्रमण व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्तियों को वायु में भोजन अथवा संख्या के संपर्क में आती है। ये रोग जब कोई व्यक्ति भोजन को खुले में रख देता है उसके अंदर जब कोई सा जीवाणु आ जाता है मतलब जीवाणु उसके अंदर उस खाने के अंदर फैल जाता है तो उसको संचरणीय रोग कहते हैं और उससे हो जाता है हमको सर्दी जुकाम वगैरह। ठीक है ना। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या दिया। अब अगला पॉइंट आपको ये दिया गया है कि मनुष्य एवं में सूक्ष्मजीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग क्या किससे रोग होता है वो आप सभी को समझना है। क्षय रोग जीवाणु रोगाणु से होता है। सूक्ष्मजीव संचरणीय तरीका वायु जिससे मतलब ये होता है संचरणीय रोग का जीवाणु वायरस। ये है रोगाणु के नाम और ये है संचरणीय तरीका किस तरीके से हो रहा है, बचाव इससे कैसे कर सकते हैं वो पढ़ना है। ठीक है, क्षय रोग जीवाणु वायु और खसरा यानी कि मेलेरियस वायरस जीवाणु वायु, चिकन पॉक्स वायरस वायु सीधे संपर्क में, पोलियो वायरस वायु जल। जो व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होगा, रोगी की व्यक्ति को वस्तु से अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करा देना चाहिए। अब हैजा क्या है। हैजा जीवाणु जल भोजन से होता है। व्यक्तियों को स्वस्थ एवं अच्छी आदतों को अपना भली भांति को भोजन से उपलब्ध पेयजल एवं टीकाकरण एंडाइफाइड जीवाणु जल इन सब से हो सकता है। अब अगला पढ़िए। आप क्या दिए स्क्रीन पर, आप सभी को इस चीज को स्क्रीनशॉट मार लेना, ये चीज आपको याद कर लेना है। मान लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अगला दिया है कि हेपेटाइटिस ए
वायरस जल, उबले हुए पेयजल का उपयोग टीकाकरण के कारण। मलेरिया, प्रोटोजोआ मच्छर, मच्छरदानियों में प्रयोग मच्छरों भगाने वाले रासायनिक उर्वरक कीटनाशी का छिड़काव एवं मच्छरों को प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने दें, नहीं तो उससे आपको मलेरिया हो सकता है। अब बोला है कि एथ्रेक्स उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एथ्रेक्स मनुष्य जो मवेशी में होने वाला भयानक रोग जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। अब देखिए कि रॉबर्ट कोच ने क्या करी थी। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेलेसस एथ्रोसिस नामक जीवाणु को खोज की थी। एथ्रेक्स रोग का कारक है। यहाँ पर भी अभी यहाँ पे बताया एथ्रेक्स। अब अगला देखते हैं कि क्या दिया गया है। ये सबको पढ़ने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामान्य रोग है ये सब। संचरण का तरीका भी आपको दिया गया है यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पादप रोग, नींबू केकर जीवाणु, वायु, गेहूं की रस्ट कवक, वायु की बीज, भिंडी का पीत, वायरस, कीट। विषेल क्या होता है ना। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैल पदार्थ उत्पन्न करते हैं। इतना ही समझना था, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। परीक्षण पूछ लेगा पेपर के अंदर, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। भंडारण में औषधि, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पूछ लेगा, गर्म में ठंडा करना, ये सब पूछ सकता है आपसे। परीक्षण क्या होता है ये आप पढ़ेंगे अभी। परीक्षण रोकने के लिए मतलब कि नमक एवं खाद में तेल का उपयोग करने पर सूक्ष्म जीव के रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परीक्षण कहते हैं। जब नमक एवं तेल के उपयोग में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने लगती है तो उसको रोकने के लिए परीक्षण का उपयोग करते हैं। भंडारण के पैकिंग मतलब भंडारण। आजकल के मेवे सब्जियों में वायुरोधी सीले किए जाते हैं कि पैकेजिंग में बचे बेचे जाते हैं। सूक्ष्म जीव को सुरक्षित होता है, इससे सूक्ष्म जीव को सुरक्षित हो सकता है, सुरक्षित रहेंगे ही। अब देखिए कि क्या दिया गया है। नाइट्रोजन के बारे में दिया, यानी कि पौधों में ग्रंथ सृष्टि यानी नाइट्रोजन, है ना। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन युक्त परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन जो होता है, जब नाइट्रोजन इस प्रकार में उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन में अवशिष्ट नाइट्रोजन यौगिक परिवर्तित कर देते हैं, और जो पौधों द्वारा पुनः उपयोगी में होता है। विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडलीय में चली जाती है। परिमाणित वायुमंडलीय में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर हो जाती है। देखिए हमारे जो वायुमंडलीय में 78% नाइट्रोजन गैस है, ये बात आपको रट लेना दिमाग। आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ लेगा। एमसीक्यू के अंदर क्या पूछेगा डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है। पूछेगा कि प्रश्न देखिए क्या है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न क्या बोला रहा है। ऐसा पूछ लेगा कि हमारे पृथ्वी में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो आप लोग को लिखना है। आपको लोग को क्या लिखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि 72%, ठीक है। ऐसा तरीके से तो एमसीक्यू के अंदर ए दिया रहेगा 72, बी दिया रहेगा 73, कुछ भी दिया रहेगा तो आपको ए मारना है 72 पे, ठीक है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये क्या दिया है। चक्र पे कुछ थोड़ा समझेंगे। जब देखिए इसके अंदर से
वायुमंडलीय नाइट्रोजन, पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनेगा, इधर आई, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होगा। फिर जीवाणु द्वारा स्थिरीकरण नाइट्रोजन में नाइट्रोजनी गैस यौगिक में परिवर्तित करना है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन में उपस्थित नाइट्रोजन गैस से बनेगा, पौधों द्वारा अवशोषित हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस से पौधों में अवशोषित हो जाएगा। फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन गैस यौगिक गैस में परिवर्तित हो जाएगा, फिर से दोबारा रिसाइक्लिंग होने लग जाएगा, दूसरा बनेगा सीडित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बनेगा। फिर आएगा मिट्टी, वही चीज आएगा दोबारा। फिर बनेगा उत्सर्जित एवं जीवाणुओं की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट और जंतु और पौधों को खाना, इससे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अभी मैंने आपको ये सब चीज बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट से मुख्य शब्द शैवाल, प्रतिजीवी, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रमण रोग, कीटाणु, कवक, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है जी डियर स्टूडेंट्स? लैक्टोबैसिलस आपको यहाँ दिखेगा, रुक जाइए, आपको लैक्टोबैसिलस दिखाते हैं। देखिए यहीं पे दिखेगा लैक्टोबैसिलस, ढूंढिए कहाँ पर है, आप सभी को भी ढूंढना है। लैक्टोबैसिलस का कार्य क्या है आप सभी को बताना है, डिप्रेक्शन के अंदर, है ना डियर स्टूडेंट्स। ये रहा, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस नामक से जानते हैं। जब दही में बहुत सारे दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला है सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र मैंने आपको समझाया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पक्षीकरण, रोगजनक, प्रतिरक्षक, प्रोटोजुआ, राइबोसियम, टीकाकरण, वैक्सीन की अभी मैंने को बताया था, वैक्सीन जितने भी वैक्सीन थे वो आप सभी को याद करना था, मैंने आपको बता दिया था अभी। ठीक है, स्टिट, खमीर, ठीक है, ये हो चुका है आप सभी को कंप्लीट। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है सभी को, और सभी बच्चे को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को पहुंचते रहे। और सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे कि आपके पास जो वीडियो है ना तुरंत पहुंचता रहे। सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को बेल पर सेट कर देना है, बेल नोटिफिकेशन जो कि घंटी का बटन है, नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास आपको शेयर जरूर कर देना है, ठीक है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। और कमेंट कर सकते जो भी आपको समझ में नहीं आया है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया है वो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, आप सभी को ये सब चीज जरूर कर देना है। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, जो चीज समझ में नहीं आया आप सब कमेंट में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो चीज़ आपको इस पार्ट के अंदर समझ में नहीं आया वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनाना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी होगी, ठीक है, आप सभी को बता देना है कि समझ में आया। और इसके प्रश्न उत्तर चाहते हैं तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि प्रश्न उत्तर चाहिए सर। अब देख सकते हैं कि आपको मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि 72% कहाँ होता है, जो कि नाइट्रोजन गैस है हमारे पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, ये था इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के। चैप्टर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न उत्तर चाहिए तो आपको लाइक कमेंट के अंदर बता देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।